हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर. वेलकम टू शून्य IAS. मेरा नाम लावण्या है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मेजर इशू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इन फैक्ट दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एक बहुत ही क्रूशल कॉज है लैक ऑफ डेवलपमेंट का हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट. You all know that right now, and that has been a very recent development, that India has become the most populous country of the world, right? We have beaten China in something and we have become the most populous country of the world. So अब ये जो most populous country of the world का tag है, इसके साथ बहुत सारी responsibilities आती हैं. It brings with itself a lot of responsibilities. One of those responsibilities is to make sure that the population is a boon, not a bane. It should not be a bane, it should be a boon. ये जो मैं सारी बातें बोल रही हूँ ना, a few terminologies, a few words you can use in your introduction. It's all about developing a language that you can use in the UPSC mains answers. Anyway, बहुत clearly GS3 के सिलेबस में अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है. द वर्ड हैज बीन यूज्ड एंड दैट मीन्स यूपीएससी वांट्स यू टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाई इज द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन इंडिया, and what are the solutions. Not just preachy things, but what are the solutions considering that the government has done a lot already. ऑलरेडी कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, है ना. मेक इन इंडिया क्या, स्किल इंडिया क्या, इतनी सारी चीजें चल रही हैं. इवन देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट अ हाई, although the data is also contradictory, because recently Prime Minister Narendra Modi said that unemployment in India is at a 5-year low. अब डेटा की बात सुने या प्रधानमंत्री जी की बात सुने या किसकी बात सुने, नहीं समझ में आ रहा है. बिकॉज द recent data also said, State of Working India report, it actually said that 42.3%, please look at the data, it is nearing 50%. 42.3% of graduates who are below the age of 25, they are unemployed. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा वाइड है. एंड व्हेन वी डिस्कस इट टुडे, यू विल गेट अ वेरी फेयर एंड अ वेरी ब्रॉड आइडिया along with a lot of data, a lot of details which you can use to write a very beautiful answer which you will show to the examiner that yes, if you select me as the bureaucrat, I will contribute in solving the अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. आई हैव दैट विजन. ठीक है, इस हिसाब से इसको समझना. तो जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर में आप स्टार्ट कर सकते हैं विथ सम सॉर्ट ऑफ डेटा. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ डेटा यू कैन यूज. सो फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.83%. यानी आप मोटा मोटा मान के चलिए 100 में से मिनिमम बोल रही हूं 7 लोग, है ना. 100 में से मिनिमम 7 लोग के पास नौकरी नहीं है. और एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयड डजंट जस्ट मीन दैट यू आर इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years and if you don't have a job you are considered unemployed. No, you are unemployed when you are willing, able and actively looking for work, but still you are not getting work. That is unemployment. You are willing to work, you're able to work, है ना, physically, mentally, and you're actively looking for work also. इस कैटेगरी में भी 100 में से 7 लोग, to be precise 7.83 people do not have jobs, विच इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, ये 100 में से 7 देख रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है. बट दिस व्हेन एग्रीगेटेड फॉर आवर पॉपुलेशन बिकम्स अ वेरी ह्यूज नंबर.
ठीक है, तो ये डेटा से आप शुरू कर सकते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये है. इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, अकॉर्डिंग टू यू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा कहां पर होनी चाहिए? शुड इट बी मोर इन द रूरल एरियाज और शुड इट बी मोर इन द अर्बन एरियाज? वन वुड थिंक कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ वर्क दैट इज देयर इज एग्रीकल्चरल इन नेचर, सो other jobs are not available, so maybe the unemployment ratio in the rural areas shall be more. But no, unemployment ratio in the urban areas is about 7%. ठीक है, unemployment ratio in the urban areas is about 7%, and unemployment ratio in the rural areas is about 4%. Now, please make sure that you understand that even this data can be problematic, because when you are counting rural employment, you are actually counting disguised unemployment also. So you all know the concept of disguised unemployment, है ना? एक farmland है, उस पे केवल 5 workers की जरूरत है, बट फैमिली में जो है 7 वर्कर्स हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं, तो 5 की जगह एक ही लैंड पे 7 लोग लगे हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 एक्स्ट्रा वर्कर्स इज 0, but still they are there and you're counting them as employed, which is not to be done, right? So this data overall is by periodic labor force survey. This data, which says that about 7% of urban population and about 4% of rural population is unemployed, is by periodic labor force survey. You can start your answer with this as well, but it is better that you answer with a generic data rather than going very specific, because let's say if you get a 10 marker, आपके पास बहुत लंबा इंट्रोडक्शन लिखने का मौका नहीं होता है, right? That is there. A very important thing that you need to do in an answer related to unemployment, जब unemployment से related सवाल आए, you have to be very careful in assessing that whether they are asking you to keep your focus on the trends of unemployment, or are they asking you to keep your focus on the solution to unemployment. है ना? आप solution और trends दोनों ही लिखेंगे, बट आप ज्यादा स्पेस और ज्यादा टाइम किस एस्पेक्ट को देंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर ट्रेंड्स की मैं बात करूं, तो स्टेट वाइज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन सीन इन हरियाणा. Highest amount of unemployment is in Haryana, and there is no necessary reason कि अच्छा यहाँ पे है because you know there is some higher patriarchy or whatever, ऐसा कुछ नहीं है. This is a fact. कल कोई हरियाणा की जगह कोई और भी स्टेट हो सकता है, बट हरियाणा में the overall unemployment rate is about 35%. It's 34.5%. यानी 100 में से करीबन 35 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, विच इज वेरी हाई एंड इट लीड्स टू हायर क्राइम ऑल्सो. ठीक है, दैट इज देयर. इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग डेटा ये है, व्हेन इट कम्स टू विमेन. व्हेन इट कम्स टू विमेन, दो चीजें हैं. एक तो विमेन labor force participation, women labor force participation, the women in working age group who are in the labor force or who should be there in the labor force, as compared to how many women are actually there in the labor force. So जितनी भी, मान लो इस देश में 100 नौकरियां बन रही हैं, 100 नौकरियां, 100, only 11 out of those 100, यानी कि 11% jobs, 11% employment is taken by women. However,
कोविड के आसपास, कोविड के बाद या किसी भी वजह से अगर जॉब लॉस हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, दैट इज 70 लाख जॉब्स. 52% job losses have been suffered by women. मतलब 100 में से केवल 11 नौकरियां औरतों के पास हैं, बट 100 में से 100 नौकरियां जो जा रही हैं उनमें से करीबन 50% औरतें ही हैं जो सफर कर रही हैं नौकरी के मामले में. अगर ये रेशियो भी 50 होता ना, then it would have been fair. But here lies a very big problem that as soon as a pandemic hit, as soon as a crisis hit a country, it was most convenient for women also and for overall society also to ask the woman or to force the woman to leave her job. है ना? क्योंकि घर संभालना है, घर पे जो भी चीजें प्रॉब्लम है, जिसको भी बीमारी है, औरत को संभालना है, लॉट ऑफ अदर सोशल फैक्टर्स. बट द फैक्ट इज कि 100 नौकरियों में से 50 नौकरियां औरतों की जा रही हैं, जबकि 100 में से केवल 11 नौकरियां औरतों को मिल रही हैं. दैट मीन्स विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. है ना? दैट इज देयर. अगले पैटर्न पे चलते हैं. द नेक्स्ट पैटर्न दैट आई वांट टू टेल यू इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, है ना? और आप कई बार ऐसा शायद महसूस भी करते होंगे दैट यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट contributing to yourself, your family, your economy. Very natural feelings. But there is a big problem. There was one time, that is pre-LPG time, that's the pre-1991 time, when government jobs used to be the primary motivating force for majority of the Indian population, and most of the people wanted to go for the government jobs. Right now, अगर मैं government job की बात करूं तो 100 में से केवल 7 नौकरियां सरकार क्रिएट कर रही है. ध्यान से इसको समझो. Out of every 100 jobs being created, only 7 jobs are being created by the government sector, and the real problem lies in the fact that the number of people going behind these government jobs is increasing. है ना? सरकार ने नौकरियां निकालनी कम कर दी हैं, and rightly so. है ना? PPP का जमाना है. Inefficiency has been the hallmark of public sector enterprises, and that is why the governments, successive governments, not just this government or the previous government, whatever, successive governments have decided कि हमें इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करना है, हमें लोगों का टैक्स का पैसा अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में नहीं स्पेंड करना है. राइटली सो. बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बीइंग क्रिएटेड. सो the society which asked the people, the youngsters of the country, to go for government jobs back then in the 1960s, 70s, 80s, is still asking them to go behind that government job, but the government jobs have reduced. So that means more number of years are being spent in the pursuit of those coveted government jobs. That means PhD scholars are filling the forms for safai karamcharis because that is a government job, and that creates unemployment years and years. Although जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, you do not technically qualify as an unemployed person. Why? Because you're not actively looking for work, you're not right now willing to work also. है ना? तो आप उस पूल में नहीं आते हैं. बट द फैक्ट इज दैट मान लो हर साल, अगर मैं सिर्फ यूपीएससी की भी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की, 10 लाख लोग ऐसा कहा जाता है कि देने जाते हैं, मतलब फॉर्म फिल करते हैं. उसमें से 4 से 5 लाख लोग दे एक्चुअली एंड अप गिविंग द एग्जामिनेशन. The 4 to 5 lakh people who have actually ended up giving the examination have definitely sacrificed or given the opportunity cost of other economic opportunities for preparation of this job, and that means the reduction in the number of government jobs hampers the overall unemployment situation or the employment situation in the country. ठीक है?
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ाते रहना चाहिए. गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन एनीमोर बिकॉज इट हैज बीन seen time and again that government jobs are not effective that way. Government jobs are not effective for overall competitive performance of the country. So there has to be PPP, there has to be involvement of the private sector, there has to be lateral entry, all of that is there. But just talking about the facts right now, 100 में से केवल 7 नौकरियां सरकार क्रिएट कर रही है, and that is a problem. ठीक है. So these are some of the statistics that you can write. Now come to the main part of the answer. What is the main part of the answer? The main part is you as a bureaucrat, as aspiring bureaucrat, you need to tell the examiner that you know कि ये causes हैं unemployment के, बेरोजगारी के ये causes हैं, और इसमें आपका clarity of thought दिखना बहुत जरूरी है. And here I would like to tell you very specifically कि जब जैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगा तो पीडीएफ में हो सकता है 20 पॉइंट्स हो, 25 पॉइंट्स हो. You will not be able to replicate all those points, and the point is not to replicate them but to create a framework in your mind. अगर आप मान लो इसको बिना कुछ देखे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के क्या कारण हैं हमारे देश में, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे, लेट्स से एजुकेशन नहीं है ना, हेल्थ इंडिकेटर्स वीक है, स्किल्स नहीं है हमारे पास. ठीक है, प्राइमरी तो ये 3 रीजंस होते हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इंडिकेटर, स्किल्स. उसके बाद सेकेंडरी चीजें आती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस वी आर नॉट जॉब क्रिएटर्स बट वी हैव अ जॉब सीकर मेंटालिटी, है ना, एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी नहीं है. That's why 1991 में जब LPG हुआ, जब फॉरेन कंपनीज आना शुरू हुए, people went running towards the foreign companies, but very few people had that entrepreneurial mindset कि let's now start a collaboration or let's now start something of our own, which is happening right now, which is great. But primary causes यही, आप इसको अच्छे से फ्रेम करना है, and that is what makes a good answer for the UPSC. So the words that you use, there's jobless growth, है ना, jobless growth, और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि मान लो इंडिया, just leave the 2020-21 year apart, but India overall has been growing nominally at a rate of 6 to 7% per year, है ना, 6 to 7% से हम ग्रो करते आए हैं. Have the number of jobs increased by 6 to 7% per year? A big no. They have not been able to increase because there is accumulation of wealth. Accumulation of wealth is there. और यहाँ पे I want you to relate it to another concept called K-shaped recovery. जब हम कोविड-19 से रिकवर करने की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ वी शेप्ड रिकवरी एंड अ के शेप्ड रिकवरी. व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी? दैट मीन्स सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर मूविंग at a very high pace when it comes to growth, but most of the sections, which is the majority, is actually receding in its growth. And that is why we saw multiple more billionaires being created in the country, while we were seeing the migrant crisis, while we were seeing the poverty crisis, more and more people falling into poverty due to high out of pocket expenditure and what not. तो ये K shape. तो यहाँ पर जो आप jobless growth देख रहे हैं उसका एक कारण भी है और उसका एक रिजल्ट भी है, this wealth accumulation, rising inequality. बट क्या आपको ये के शेप्ड रिकवरी लिखना है अपने आंसर में? यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर आपको जॉबलेस ग्रोथ ही लिखना है. व्हाट आई वांट इज दैट यू अंडरस्टैंड कि जॉबलेस ग्रोथ सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. देन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? दिस इज कैपेक्स. lack of capital expenditure, lack of investment in capital assets, because as you all know, capital infrastructure, what is a capital infrastructure? More and more factories, more and more
such infrastructure which would create more jobs in the future. And we as an economy since 1991 have been a service sector economy. We have transitioned from agriculture to service sector. Manufacturing has been lost. So कैपेक्स पे हमारा जो ध्यान है वो कम रहता है. अब वो हमारा ध्यान बढ़ रहा है. सो वी आर नाउ टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड वी आर फोकसिंग ऑन सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स. देयर इज गति शक्ति मिशन टू मेक श्योर दैट द कैपेक्स इज एक्चुअली इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, कि सारे एफर्ट्स जो हैं हेवायर नहीं जा रहे हैं. राइट. देयर आर इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड शहरी सड़क योजना, आवास योजना. ये सब क्या है? ये कैपेक्स है. जब एक रोड बनती है तो उसके साथ देयर कम्स 100 of opportunities to create more jobs, to create more revenue, which is the multiplier effect. However, even right now the capex is not satisfactory. So there's jobless growth, there's lack of investment specifically in the capital sector. Then shrinking public sector, as I told you, out of every 100 jobs, only 7 are being created by the government. So that is a problem, the shrinking public sector. Although this is a problem in the short to medium term, in the long term, it would be a boon for us that people are not dependent on the government sector. But right now, it's a short to medium term problem. Poor industrialization, it is a part of this lack of capex only. Fine, poor industrialization, we have been ignoring our manufacturing sector. This is a major problem. What is this problem? The unorganized sector. And yes, you would say a lot of initiatives are being taken to make sure that unorganized sector is formalized and all that. But right now, you have to admit that about 90% of Indian jobs are in the unorganized sector. So all this talk of unemployment, इसीलिए और इस unorganized sector की वजह से हमें दो तरीके से employment को calculate करना पड़ता है. कौन से दो तरीके से? Current weekly status, that is the past week. And what is this criteria? कि क्या आप पिछले गए हुए एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए आपके पास काम था? और अगर आपके पास पिछले गए हुए हफ्ते में 1 घंटे के लिए भी काम था, यू आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द करंट वीकली स्टेटस, विच इज हाईली डिसअपॉइंटिंग. ये जो डेटा है ये लाया ही इसलिए गया है ताकि इनफॉर्मल सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जा सके. अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर फॉर मोस्ट time of the year is unemployed. Fine. And then there's usual status for the past 1 year. Fine. That is there. तो ये इनफॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है. इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. इसके लिए हमने डेफिनेटली सोल्यूशन किया है द रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर कोड्स. The 4 labor codes that we have rationalized, we have tried to make sure that the unorganized workers get those rights which they should. But then again, it is a very long process towards there. Then entrepreneurship. Right now, Startup India culture is gaining steam. Startup India culture, startups are coming up. But then even अगर आप देखोगे, इंडिया के जो startups हैं, they are more inclined towards the service sector only. या तो service sector, 2 sectors बहुत ज्यादा हैं. या तो service sector है, या तो FMCG sector है. What is FMCG? Fast moving consumer goods. फाइन. सो या तो ईटेबल्स होंगे, ड्रेसेस होंगी, ये सारी चीजें होंगी, या तो फिर सर्विसेज है कि ऑनलाइन कुछ सर्विसेज. इवन राइट नाउ आफ्टर द स्टार्टअप इंडिया एंड एवरीथिंग, द शार्क टैंक वेव, ऑल ऑफ दैट, अभी भी हमारा इनोवेटिव जो चीज है, जो एंशियंट टाइम से जो हम इनोवेटिव रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड नॉलेज, वी हैव क्रिएटेड न्यू थिंग्स, वो नहीं आ पा रहा है. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योरशिप पे उतना फोकस नहीं है, आज भी नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट सीन एज समथिंग विच इज वेरी रिलायबल, है ना. कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं है. अगर आप आज अपनी कंपनी शुरू करना चाहो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहो, फॉल बैक ऑप्शन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है. क्रेडिट मुश्किल से मिलता है, लोन्स मुश्किल से मिलते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम.
Then manufacturing sector, we have consistently ignored this. Decline of small scale and cottage industries. तो हमारा जो MSMEs हैं, majority of the population is employed. The employed population majority MSMEs में employed है. तो ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अंबानी, अडानी, टाटाज, दे आर नॉट द पीपल हु आर क्रिएटिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द लोकल brands, the local companies, the local kirana shop, the local small shops which are employing workers. That is the real India. और उन्हीं MSMEs में परेशानियां ये हैं कि they just have stuck to the middle size. मतलब MSMEs grow नहीं कर पा रही हैं, है ना, and that's why people are not getting more and more jobs. आप देखोगे किसी भी अपने आसपास की शॉप पे चले जाओ, मे बी अ बिग ग्रोसरी स्टोर, उस ग्रोसरी स्टोर में चाहे वो कितना भी पुराना ग्रोसरी स्टोर हो, ऐसा नहीं होगा कि आज से 5-6 साल पहले यू वुड हैव सीन कि वहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं और आज वहां पे 20 लोग काम कर रहे होंगे. दैट वुड बी वेरी रेयर. आज से 5-6 साल पहले भी वहां 2 लोग काम कर रहे थे, आज शायद 5 लोग काम कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स. सो there is no proportionate growth of these kind of MSMEs, the small scale, medium scale, micro scale industries. Then slow growth, high rate of taxes is a big problem. In fact, even after GST, even after GST, it has been difficult to create one nation, one tax. Technically, तो one nation, one tax है ही नहीं ना आज भी. There are multiple slabs. And because of this, the people, the entrepreneurs are facing problem because the complexities have increased that way. Failure in utilization of natural resources and smallest loans are bypassed. When you talk about the mudra loans, तो 95% of the loans are in the smallest category, the shishu category, है ना, but वो भी even they don't come through and it's difficult to recover them. अब talking from the exam perspective, I would recommend कि इसमें से जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपका देखो, मान लो अगर 15 नंबर का भी सवाल है तो आप पूरे आंसर में सिर्फ कॉजेस तो नहीं लिख सकते. आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा डेटा लिखना पड़ेगा जो कि करंट सिचुएशन बताएगा. आप कॉजेस लिखोगे, यू विल टॉक अबाउट द स्टेप्स टेकन एंड यू विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड. तो मैक्सिमम बता रही हूं मैं कि अगर 15 नंबर का भी सवाल है, 15 नंबर के ऊपर का तो हो नहीं सकता, तो आप मान लो 2 डेटा दे दोगे, 5 कॉजेस दे दोगे, 5 स्टेप्स दे दोगे, 5 वे फॉरवर्ड दे दोगे. ये भी लिखना मुश्किल है, ठीक है, इतना भी लिखना मुश्किल है क्योंकि यहां पे 17 पॉइंट्स हो गए आपके, राइट. यू हैव 17 पॉइंट्स ओवर हियर. Almost impossible to write this much. So my point of telling you this is कि आप एक एक पॉइंट को रटने पे ना फोकस करें. You focus on which point you think adds most value to your answer. So for example, according to me, the jobless growth point adds a lot of value to your answer. Similarly, this manufacturing sector wala point, manufacturing sector coupled with the lack of investment, that we have actually forgotten the secondary sector, that adds a lot of value. ठीक है, अब आगे, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए. Then at one point of time, which is in 1947 when we got independence, more than 80% of our population was directly involved in agriculture. Now that percentage has significantly reduced. It's about 49 to 50%. But still एग्रीकल्चर में किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है उससे फर्क तो पड़ता है ना, इन द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री. सो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है दैट वी majority of our farmers, which is again above 80% farmers, they have very small land holdings. 1 से 2 एकड़ का लैंड होता है बस. अब 1 से 2 एकड़ के लैंड में आप किसी को नौकरी तो दोगे नहीं उस लैंड पे. यू विल नॉट एम्प्लॉय एनीवन. You just ask your children to help you with the farm. That's it. So वहां पे small land holdings जो है, upscaling का जो possibility है वो खत्म कर देते हैं. And here is where land reforms का failure हमें दिखाई देता है.
लैंड रिफॉर्म्स जो बहुत ही पैशनेटली शुरू किए गए थे, उनका फेलियर हमें दिखाई देता है, बिकॉज इवन नाउ मोर देन 80% ऑफ आवर farmers have small or medium land holdings. They're not financially viable land holdings, so they cannot employ. Then seasonal nature of agriculture, when there is sowing season and when there is reaping season, that is the time when the farmers actually have work and they instantly get paid. But for the rest of the year, when the crop is growing, that is the time when they don't have that kind of work. So they either migrate to the cities and they simply don't know how to bring that kind of money. तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम्स हैं. Then if we talk about the social aspects of why unemployment exists in India, this is a very crude fact, but this is a real fact कि गवर्नमेंट जॉब्स का 7 out of 100 jobs are being created by the public sector, but still people are rushing for the government jobs, and with very high qualifications they are rushing. Then इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम का मतलब यही है, जैसे पीएलएफएस डेटा ने क्या बताया. पीएलएफएस डेटा ने बताया कि 47% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. मतलब आप ग्रेजुएशन तो फिर भी दूर की बात है, लोग स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी 100 में से करीबन 50 लोग इस लायक ही नहीं बन पाते कि उनको कोई नौकरी मिले. दैट मीन्स आवर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हाईली अंडर यूटिलाइज्ड एंड आर इम्पार्टिंग सबस्टैंडर्ड एजुकेशन. ठीक है, इसीलिए जो हमारा फोकस है दैट रिमेन्स ऑन द IITs and the NITs, the IIITs, the Delhi University, the JNU, the BHU, these kind of things, these kind of, मतलब literally you can count them on your fingers broadly, है ना. ये वाले इंस्टीट्यूट्स पे फोकस रहता है, और जो हायर इंस्टीट्यूट्स, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जगह जगह में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज they're not imparting standard education, and that is a big problem. Then joint family system, I would not suggest that you write this in your answer, but why have we written this? Because we need you to understand things in a very holistic perspective. देखो समझो, आपको जो जो आता है, अगर सब कुछ आप यूपीएससी आंसर शीट में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंसर शीट जो है वो नोट्स बन के रह जाएगी, वो एक आंसर नहीं होगा. ठीक है, but I still need you to understand that the joint family system, the mobility of labor impacts employment prospects. है ना, कई बार ऐसे होता है that people get a lot of interesting and highly rewarding jobs overseas or maybe in some different states. वो नहीं लेते हैं वो job. Why? Because they don't want to go away from their families. है ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो दे वुड नॉट ओनली रिजेक्ट दैट जॉब, बट दे वुड गो फॉर अ लेसर पेइंग जॉब, लेसर सेटिस्फाइंग जॉब टू स्टे विद द फैमिली, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन कल्चर. मतलब ये बहुत ही कॉमन कल्चर है, शायद आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा ही है अपने आसपास, राइट. सो दैट इज देयर. ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके आंसर में होना ही चाहिए. मैंने क्या बताया, 100 नौकरियां अगर बन रही हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 नौकरियां ऐसी हैं जो कि औरतों को मिल रही है. रेस्ट ऑफ द जॉब्स आर विद द मेन. सो इन दिस केस द विमेन पार्टिसिपेशन, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग इंक्रीज्ड, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. ठीक है, इश्यूज यही कि जो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल था, 50%, approximately 50% of our population not being involved in the economic processes itself creates a huge problem, and that is why we have been talking about the care economy. We have been talking about monetizing care economy and acknowledging the work that women do at home also. आप खुद सोच के देखो, the kind of work that your mother does in the household, if you were to employ someone to do that work, what is the work? खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई रखना, all these things that most mothers do in the house. If you were to employ someone to
to do those jobs, you are at least shedding in an urban area, minimum you are shedding 20 to 25,000 rupees. ठीक है, for a family of about 2 to 3 people, you are shedding 20 to 25,000 rupees. Now the question is your mother or is the common Indian mother getting that kind of money every month? No. क्योंकि होगा क्या, it's not just about money being given to the women, it's about when they get the money they spend it also, they invest it also, है ना. तो ये प्रॉब्लम है लो विमेन पार्टिसिपेशन. और आप देखेंगे कि जो विमेन लेड एंटरप्राइजेस होते हैं वहां पर फोकस ये किया जाता है दैट विमेन, मोर एंड मोर विमेन शुड बी एम्प्लॉयड. तो आप विमेन को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर देंगे, दोज विमेन विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट बिकॉज दे हैव अ कॉज दैट आई हैव टू एम्प्लॉय मोर विमेन. सो यहां पर विमेन वाला एस्पेक्ट आना ही आना चाहिए कि विमेन के एम्प्लॉयमेंट, विमेन को एम्प्लॉयमेंट ना मिलने की वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है. राइट, दैट इज देयर. एंड ऑल्सो as Dr. B.R. Ambedkar had said at one point of time that I judge the kind of development of a society or the standard of a society by the level of development that the women of the society have achieved. तो ये women वाला point तो होना ही चाहिए without any exclusion, होना ही चाहिए आपके आंसर में. ठीक है. Then जैसे हमारा MG नरेगा है रूरल एरियाज के लिए कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क की हो. अर्बन एरियाज में ऐसा कुछ है नहीं जो कि होना चाहिए, बिकॉज इफ यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स अ लॉट ऑफ एडिशंस इनटू इट इन द अर्बन सेक्टर एज वेल. अर्बन सेक्टर में नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है, अर्बन फ्लडिंग आ रहा है, तो सीवेज सिस्टम नए नए बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट वी आर स्टिल नॉट एबल टू एम्प्लॉय द पीपल, है ना. तो वो चीज है. तो अर्बन वर्क गारंटी स्कीम चाहिए एक. अर्बन लोकल बॉडीज का कुछ खास रोल नहीं होता है. लेबर लॉज में रिजिडिटी है और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन द लेबर लॉज, लेट्स से यू आर एम्प्लॉइंग मोर देन 10 पीपल एज अ कंपनी ओनर, यू हैव टू comply with all the labor laws that are running. So what you will do, you will restrict it to maybe 9 workers, कि 9 workers से ही जितना काम करना है वो करा लो, that's it. ठीक है. तो ये लेबर लॉस की जो रिजिडिटी है that should be reduced. Then planning inadequate है, ट्रेड यूनियंस की वजह से, ये जेनेरिक पॉइंट्स हैं, they should not be there in your answer, that they should be there in your mind to use if required somewhere. स्ट्रक्चरल, ये मेन पॉइंट्स हैं. एक तो इकोनॉमिक मेन पॉइंट है ना. स्ट्रक्चरल मेन पॉइंट है जैसे पुअर स्किलिंग ऑफ द यूथ. करंट डे में जो स्किल्स चाहिए हमें, बी इट रिलेटेड टू द डिजिटल एस्पेक्ट, बी इट रिलेटेड टू एआई, व्हाटएवर, वो है ही नहीं लोगों के पास. पीपल आर स्टिल, मतलब आप देखो आज की डेट में भी 12वीं कक्षा में, क्योंकि आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कजन्स हु आर स्टडीइंग कॉमर्स. 12वीं कक्षा में टैली पढ़ाया जाता है इन द अकाउंट्स. टैली पढ़ाया जाता है अकाउंट्स में. टैली कोई यूज नहीं करता है. It actually, when it comes to the actual working of the company, auditing, there are newer softwares that are being used, and now AI is being used. Tally वगैरह कोई यूज करता नहीं है ज्यादा, but the thing is अभी भी वही कर रहे हैं. On the other hand, एक्सेल वगैरह कोई नहीं सिखाता है. कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं स्कूल में, बट दैट्स जस्ट अ प्ले टाइम. एक्सेल नहीं सिखाता है लोगों. आप में से कितने लोगों को एक्सेल आता है बहुत अच्छे से, ऐसा आता हो कि यू कैन एक्चुअली यूज इट to create formulae, to solve mathematical problems, to create sheets etc. नहीं आता, excel नहीं आता. It's a basic skill, नहीं आता. So that is the problem, poor skilling of youth. Then inappropriate jobs are being created, है ना. BPO sector में हमारा जो इंडिया है, the youth is being employed as customer care by companies like Amazon, this Walmart and DMart and whatever. But the thing is कि Indians, not just Indians, overall any country which has the largest amount of population, ठीक है, one sector can be that, but majority of the people cannot be employed in that. ठीक है.
देन राइजिंग जॉब एस्पिरेशंस, दिस इज द प्राइमरी फैक्टर जिस वजह से लोग डीले कर रहे हैं जॉब लेना, और ये फैक्टर है जिस वजह से आप जॉब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि या तो हायर एजुकेशन का शौक है, करना है ना, एक एस्पिरेशन है, या तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशन है, मे बी सीए बनना है, मे बी you want to be a lawyer, maybe whatever you want to do, MBA, that is higher education only, तो कुछ भी करना है, बट यू आर नॉट टेकिंग अप अ जॉब. जॉब का क्या मतलब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयमेंट का यही मतलब होता है यू गेटिंग सम मनी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड यू आर स्पेंडिंग इट टू इंप्रूव द इकोनॉमी, दैट्स इट. स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, अभी जैसे एआई वगैरह आ रहा है तो वो इशू तो रहेगा ही एआई वाला. इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग आवर पीपल इन एआई, इफ यू आर नॉट बिल्डिंग दैट स्किल, पीपल विल बी रेंडर्ड जॉबलेस, जो कि हुआ भी था विद द आईटी रेवोल्यूशन, है ना. देन ऑटोमेशन, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक फैक्टर जो मैं चाहूंगी कि आप अपने आंसर में लिखें, द ग्रेट रेजिग्नेशन. सी ड्यूरिंग कोविड thousands of people lost their jobs, in fact lakhs of people lost their jobs, and उस टाइम पे किसी तरह से people survived. somehow कुछ ऐसा हुआ कि people survived, most of the people survived the resignation, the termination. So the kind of lifestyle that people were living pre-COVID, completely focused on their job, completely not having a social life, sacrificing everything for their job, that kind of perspective has changed. Now people feel that they can even go for resigning from their job and still not die starving on the roads. ठीक है, उसके तरीके आ गए हैं. सो दैट इज वॉट योर ग्रेट रेजिग्नेशन मीन्स, एंड आई वॉन्ट कि आपके आंसर्स में ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में हो. ठीक है जी. नाउ ओवरऑल द implications of unemployment are very very straightforward, and in fact अगर आप इसको मेंशन करेंगे भी, वैसे आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं होगा ये मेंशन करने का, बिकॉज प्राइमरीली आप वही है कि यूल टॉक अबाउट सम डेटा, यूल टॉक अबाउट सम reasons, you'll talk about some solutions, and you'll talk about some steps that have been taken. बट अगर छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना हो, इस तरीके का सन टाइप फ्लो चार्ट बनाना हो, सिर्फ एक एक वर्ड लिखा होना चाहिए. जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी होगी, क्राइम बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, family will be negatively affected. So for example, in COVID-19, when people were locked down, cases of domestic violence increased, right? So even when people lose their jobs or they are unemployed, they'll be at home and the cases of domestic violence will increase, and other problems as well. Then standard of living कम हो जाएगा, trickle down effect, मल्टीप्लायर इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बैकवर्डनेस तो सोसाइटी में आ ही जाएगी, सोसाइटी स्टैग्नेट हो जाती है ना. देन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड आर रिसोर्सेज. व्हेन द energies of young people in working age group are not utilized, they will end up being reduced to, let's say, burden on the society, right? Fall in family income, loss of human resources, then anti-social transformation, same thing, crime badhega, and democratic values overall. When we don't have people who are either employed or creating employment, then the character and the structure of our democracy is significantly weakening. Okay, that is there. अब ये important है, और ये ना जब आप आंसर में लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक अलग सेक्शन बना के लिखें. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने इसकी बात करी कि मनरेगा जैसी कोई स्कीम है नहीं अर्बन एरियाज के लिए, तो आपने वहीं पे मनरेगा को मेंशन कर दिया. सिमिलरली जब आप वे फॉरवर्ड मेंशन करते हैं या चैलेंजेस मेंशन करते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है. मनरेगा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेशनल करियर सर्विस एंड श्रम सुविधा पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ये सारी चीजें की हैं. अब एक इनोवेटिव अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप टेबल बनाएं. ठीक है, टेबल, जैसे मान लो ये शीट है आपकी, तो आपने लिख दिया ये इशू है,
ये स्टेप्स टेकन है और आपने यहाँ पे लिख दिया अच्छा ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, स्टार्टअप इंडिया हमने लॉन्च कर दिया, हम सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया हमने कर दिया। ये भी एक अप्रोच होती है आंसर लिखने की, ठीक है, इससे आपका स्पेस बचता है, 2 सेक्शंस आप साथ में कवर कर लेते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं, नेशनल ये सब हम कर रहे हैं। देन ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा फोकस अगेन, वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग जॉब सीकर्स, वी आर क्रिएटिंग जॉब क्रिएटर्स, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर टेलरिंग का स्किल आता है किसी को, वीड हेल्प दैट पर्सन टू क्रिएट सच एन इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो 2 और लोगों को अपने साथ बैठा ले एंड जॉब दे दे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, देन क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, सर्वेज ऑन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा इज पैसा, तो मुद्रा योजना द काइंड ऑफ लोन्स दैट आर गिवन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक सोशल सेफ्टी नेट है, बिकॉज जॉब का अल्टीमेट पर्पस ये भी होता है कि आपकी सोशल सेफ्टी इंश्योर्ड रहे, है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट मेजर्स हैं। नाउ कम्स द रियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर विच यू हैव टू शो द एग्जामिनर कि भाई मेरे पास आपके सवालों के जवाब हैं, I have the solutions to your problems that you have given to me in the mains paper. That is the way forward. अब जो मैंने आपको बोला कि जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं आप उनको वे फॉरवर्ड के साथ भी क्लब कर सकते हैं, है ना। तो बूस्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके लिए आप लिख सकते हैं द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। मेक इन इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हम देते हैं, तो उसमें what are we trying to do? We are trying to boost the small scale industries. Then more focus on skill development. यहां पे कौशल विकास योजना लिख दो। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, डिजिटल इंडिया मिशन, है ना। स्ट्रेंथनिंग रूरल जॉब्स को स्ट्रेंथन करना, और साथ ही साथ में यू मेंशन, यहां पे आप लिख सकते हो कि ई श्रम पोर्टल फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, क्रिएट अ स्टेबल डिमांड फॉर जॉब्स, कट इन टैक्सेस टू पुश द सेल्स, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई ब्रांड है, अगर उस पे टैक्सेशन इतना ज्यादा है, टेस्ला आज तक क्यों नहीं आया इंडिया में, टेस्ला इसलिए नहीं आया बिकॉज द काइंड ऑफ कॉस्ट दैट द टेस्ला कार हैज इन मैन्युफैक्चरिंग, about the same amount of cost is being applied as taxes on Tesla, and that is why it becomes unaffordable to the common person, and that's why Elon Musk has decided जब तक टैक्सेस कम नहीं होंगे टेस्ला इंडिया में नहीं आएगा, राइट। सो सेम थिंग फॉर अदर ब्रांड्स ऑल्सो, टैक्सेशन हैज टू बी वेरी वायबल, एंड दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट टैक्स वाज कट एंड इट इज नाउ टू 22%, 22% पे आ गया कट होके। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि अगेन सरकार सिर्फ 10 में से 7 नौकरियां क्रिएट कर रही है, अगर आप कॉर्पोरेट्स को एनकरेज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नौकरियां क्रिएट नहीं करेंगे। सो यू हैव टू गिव एन ओवरऑल स्टेबलाइजिंग एंड एन एनकरेजिंग atmosphere and environment to the private sector, the corporate sector. Then infrastructural spending, अपनी कैपेक्स बढ़ाइए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कीजिए, allocation of seats, overall you have to ensure that जो आपके seats हैं, जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट हो भी रहे हैं जॉब्स, दे आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मैंने विमेन की बात की कि द मोर विमेन, अभी जैसे विमेन रिजर्वेशन एक्ट आ चुका है, तो जब से भी वो अप्लाई होगा 33% women in Indian parliament would mean a huge spillover effect on the entire country, because no matter what ideology a woman comes from, she would want that more women progress forward, because all women go through the same journey. ठीक है, तो यहाँ पे then filling the vacancies in the government sector, very important. Over 1,000 vacancies of just the civil servants are there right now. तो आप अक्रॉस देखिए कितनी सारी वैकेंसीज इस समय होंगी।
Then there are some recommendations of standing committees on labor which you can read, जो आपको document मिला है. So for example, अगर मैं ओवरऑल रिकमेंडेशंस की बात करूं तो प्राइमरी रिकमेंडेशन यही है कि जॉब टेकर या जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ठीक है, हैव टू ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स जॉब क्रिएटर, दैट इज देयर. सो ओवरऑल एक ओवरव्यू अगर हम दोबारा से लेना चाहें तो हमें यही समझ में आता है दैट एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स. ठीक है, पब्लिक सेक्टर, ऑल दोज फैक्टर्स. तो आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए. उससे क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो मैंने बात बताई आपको कि पॉवर्टी है, क्राइम है, ऑल दोज थिंग्स दे गेट क्रिएटेड. देन आपको वे फॉरवर्ड में सजेशंस तो देने ही देने हैं और साथ में वे फॉरवर्ड के अंदर ही मेंशन कर देना है कि गवर्नमेंट ये काम कर चुकी है, इसके अलावा अब किस चीज की जरूरत है. एंड देन यू कंक्लूड बाय द एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 और द एसडीजीज बाय 2030. whatever you want to do you can conclude, because employment is such a topic कि आप इसको broadly conclude कर सकते हैं. but my point is you have to understand the feeling of this topic, which is majority of our population is employed but the minority, let's say about 7% जो हम बोल रहे हैं, 7% population of India not being employed and actively looking for work translates into a huge amount of population that has to be brought down to zero. Okay, everyone who wants and needs a job must be having a job in Bharat, in India. And with this understanding of the topic, if you write the answer, you'll be able to write an impactful answer. I'm not talking about an emotional answer or a very practical answer. No, it's about having an impactful answer जिससे examiner को ये समझ में आ जाए that yes, this person, if I give him, let's say 9 or 10 out of 15 marks, and I give him these marks because I want him to get into the services and solve the unemployment problem. ठीक है? So that's all for today's class. I hope you benefited out of it, and thank you so much for watching this lecture.